हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप तो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये हम कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक देखा था, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट तक देखा था। उसके आगे की कुछ हम बातें करेंगे। आइए, तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। हाँ जी, अच्छा बताइए मुझे, लास्ट क्लास में हमने एक ऐसे पढ़ा था, ऐसे का नंबर याद रखा था, ऐसे 200। बताइए जी, ऐसे 200 का नाम क्या है, रिकॉल कीजिए। ऐसे 200 का नाम, SA 200 का नाम, सर ऐसे 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट in accordance with standards on auditing। सर ये याद कैसे रखना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना है। लिखते रहो लिखते रहो और लिखते रहो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा आपको। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको यही चीजें करनी होती है, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। देखो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स वगैरह, कॉस्ट वगैरह, एफएम वगैरह, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें कंसेप्ट को याद रखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर सेम चीज थ्योरी में भी लगाओ ना, थ्योरी में भी कंसेप्ट को रिकॉल करने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए क्या करो सर, लिख लिख के देखो, लिख लिख के देखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि लेक्चर के बाद पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। भले ही शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत भी ना पड़ी हो, लेकिन फिर भी बनाओ, एटलीस्ट पॉइंट्स लिख लो, सो दैट आपको वो याद हो जाए। ठीक है जी, चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन। कई सारे डिसिप्लिन होते हैं, कई सारे एरियाज होते हैं, लाइक अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। वो कह रहा है हर चीज ऑडिटिंग हर चीज से रिलेटेड है। ऑडिटिंग हर चीज से रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है, आइए देखते हैं, पढ़ो। वो कहता है द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इन सिंपल वर्ड्स इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ वेरियस असर्शंस बोथ इन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। बताइए जी, असर्शंस क्या था। असर्शंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि असर्शंस वो एरियाज हैं जहां पर मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दी है और ऑडिटर को शक है, ऑडिटर को डाउट है अबाउट पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, असर्शंस बोलते हैं। कि मतलब ऑडिटर को लग रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है उस एरिया में जहां पर मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी है, दैट इज नोन एज असर्शंस। तो ऑडिटिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा एरिया है जहां पर ऑडिटर कई सारी असर्शंस को क्या करता है, रिव्यू करके चलता है, वेदर वो फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, विद अ व्यू टू प्रूव द वेरिसिटी ऑफ सच असर्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय द ऑडिटर्स ऑन द सेम। पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि उन असर्शंस के बारे में कमेंट देना और अपना ओपिनियन देना, Thus it is quite logical and natural that function of audit can be performed if and only if the person also possesses good knowledge about the field in respect of which he is conducting such a review। ठीक है जी, वो कह रहा है एक परफेक्ट ऑडिट करने के लिए, एक लॉजिकल, एक करेक्ट ऑडिट करने के लिए, क्वालिटी ऑडिट करने के लिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर को जिस एरिया में असर्शंस है उन एरियाज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, अब वो कौन कौन से एरियाज है देखते हैं। देखो ये कुछ एरियाज बनाए इन्होंने, जैसे अकाउंटिंग हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहेवियर साइंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया। अब इन चीजों से ऑडिटिंग किस तरीके से रिलेटेड है। अगर ब्रॉडली बात करें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की, तो वो क्या कहता है कि ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो ऑडिटिंग में सबसे मेन चीज हम क्या देखते हैं, सबसे मेन चीज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का ही तो रिजल्ट होता है। जो हमने अकाउंटिंग करी है उसी से ही तो यूज होके क्या बनती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग तो सर बहुत ही साथ साथ आपस में जुड़े होते हैं। इवन मैंने भी जो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था वो इसी रीजन की वजह से किया था, क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं। मैं अकाउंट्स पढ़ाता आ रहा था काफी टाइम से, लेकिन मुझे लगा कि यार जब मैं अकाउंट्स पढ़ा सकता हूं तो ऑडिटिंग पढ़ाना मेरे लिए सबसे अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि अगर मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो मैं बच्चे को प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट को अकाउंट से साथ साथ रिलेट करता चला जाऊंगा। ठीक है जी। तो उसके बाद ऑडिटिंग एंड लॉ। एन ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द बिजनेस लॉज अफेक्टिंग द एंटिटी। भाई जिस एंटिटी का ऑडिट हो रहा है और उन एंटिटी पे लगने वाले लॉज की नॉलेज ऑडिटर को बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आरबीआई की रेगुलेशंस, आरबीआई की सर्कुलर्स, आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। एन ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। कि भाई जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्लाइंट काम कर रहा है उसके बारे में भी ऑडिटर को नॉलेज होनी जरूरी है। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर is essential for an auditor to effectively discharge his duties। अब देखो एक इंसान को समझने की, इंसान को परखने की भी क्या कहते हैं समझ होनी ऑडिटर के अंदर जरूरी है। क्योंकि ऑडिटर को क्या करना है, मैनेजमेंट से ज्यादा काम लेना है, डेटा निकलवाना है, एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। तो सर उनको मैनेजमेंट के साथ साथ कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट क्या है सर, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, जान के चलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कुछ लोग थोड़े खड़ूस होते हैं तो ऑडिटर उनसे उसी तरीके से बात करेगा। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं तो इस तरीके से बात करेगा। कुछ लोग सर बड़े डेंजरस होते हैं। कैसे डेंजरस होते हैं सर, मुंह पे मीठे लेकिन अंदर से काले, मुंह पे मीठे लेकिन अंदर से काले। सर ऐसे लोग मैनेजमेंट में बहुत सारे होते हैं। तो ऑडिटर को हर तरीके के लोगों से डील करना आना चाहिए। धीरे धीरे आप लोग जब ऑडिटर बनोगे तो आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा सर मैनेजमेंट किस तरीके की होती है। अभी आप लोग को नहीं पता, आर्टिकलशिप में जाओगे, ऑफिस एनवायरनमेंट में जाओगे, लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा सर ऑफिस में, बिजनेस में किस तरीके का काम चलता है, पॉलिटिक्स किस तरीके की चलती है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। कि सर ऑडिटिंग क्या स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है? सर बिल्कुल रिलेटेड है। कैसे? ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन एंड मैथमेटिक्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज। देखो अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर अपना काम भी सर सैंपल बेसिस पे करता है। हम ये तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो 100% चीजें चेक करके दे देगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। क्या देता है वो? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो सर उस केस में ऑडिटर को कुछ ना कुछ सैंपल साइज भी बनाना पड़ेगा। तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स का यूज हो जाता है, कि सर सैंपल साइज को किस तरीके से ड्रॉ किया जाए। कई बार क्या होता है कि हाई वैल्यू आइटम्स है लेकिन नंबर ऑफ बिल्स कम है, तो सर किस तरीके से उनको पकड़ा जाए। कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ बिल्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन आइटम्स की वैल्यू बहुत कम है। तो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा एंटिटी के ऊपर कि किस तरीके से ऑडिटर अपना सैंपल साइज ड्रॉ करके चलता है। और मैथमेटिक्स किस तरीके से यूज होगी? सर इन्वेंटरीज की वैल्यूएशन करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना होता है, तो वहां पर कई बार मैथमेटिकल मेथड्स को लगा लिया जाता है। तो इसलिए ऑडिटर को थोड़ी बहुत नॉलेज स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की भी होनी चाहिए। उसके बाद ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। देखो आजकल सारे अकाउंट्स क्या होते हैं सर, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, तो सर ऑडिटिंग भी कंप्यूटराइज तरीके से ही होती है। ऑडिटर को डेटा प्रोसेसिंग के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। ईडीपी ऑडिटिंग बोलते हैं सर, एंटरप्राइज डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी ऑडिटिंग में क्या होता है सर, जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम है तो ऑडिटर क्या करेगा, एक कंप्यूटराइज सिस्टम को समझेगा, वहां पर कंट्रोल्स देखेगा, वहां पर ये चेक करेगा कि क्या सिस्टम में कोई वीकनेसेस तो नहीं है, क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमियां तो नहीं है जिससे फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑडिटर को भी कंप्यूटराइज नॉलेज, कंप्यूटराइज चीजों की डेटा प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज about various financial techniques such as working capital management, fund flow, ratio analysis, capital budgeting, etc. देखो जी मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ये सारे टूल्स यूज करती है टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही ऑडिट कौन कर रहा है सर, ऑडिटर कर रहा है। तो ऑडिटर को भी इन सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि भाई कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ऐसा तो नहीं सर वर्किंग कैपिटल ही शॉर्ट पड़ रही हो, नेगेटिव में जा रही हो। फंड फ्लो एनालिसिस कि सर किस तरीके से फंड फ्लो होता है, कि पैसा कहाँ आता है, कहाँ फ्लो होता है, क्या वो एफिशिएंट तरीके से उसका फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। रेशियो एनालिसिस कि सर जो भी अकाउंटिंग रेशियोज मेंटेन करनी होती है क्या वो रेशियोज प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं। कैपिटल बजटिंग होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेना, कि क्या मैनेजमेंट ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन कि हाउ ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर। गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट एंड इज बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग एटसेट्रा। देखो ऑडिटर हमेशा सबसे पहले क्या करेगा, बिजनेस को समझता है। अगर आप भी कल को किसी कंपनी को ऑडिट करने जाओगे तो आप सबसे पहले उसके बिजनेस मॉड्यूल को, उसके बिजनेस मॉडल को समझोगे कि भैया आपका बिजनेस जो होता है वो किस तरीके से होता है, क्या आपका बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आपकी कॉस्टिंग है, क्या किस तरीके से आप अपना मार्केटिंग करते हो, क्या आपके चैनल्स ऑफ मार्केटिंग है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी ऑडिटर को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है जी। चलो तो ये था, हमने ब्रॉडली देख लिया कि किस किस एरिया से जुड़ा हुआ है सर ऑडिटिंग। अकाउंटिंग के साथ, लॉ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है सर, एक एक बार रीड करना है बस, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो एक दो बार रीड करोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। पढ़ो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। It is pointed out earlier that both accounting and auditing are closely related to each other, as auditing reviews the financial statement which are nothing but result of overall accounting process। भाई financial statement क्या है सर, accounting process ही बनती है। It naturally calls on part of the auditor to have thorough and sound knowledge of the generally accepted principles of accounting before he can review the financial statement। कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने से पहले ही ऑडिटर को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैनेजमेंट यूज करती है उनके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी होता है, उनके बारे में साउंड नॉलेज होना बेसिकली जरूरी है। इनफैक्ट ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इज क्लोजली रिलेटेड टू वेरियस अदर डिसिप्लिन, एज देयर इज लॉट ऑफ लिंकेज इन द वर्क विच इज डन बाय ऑडिटर इन डे टू डे एक्टिविटीज। टू बिगिन विद, it may be noted that discipline on auditing itself is a logical construct, and everything done in the auditing must be bound by the rule of logic. Ethical precepts are the foundation on which foundation of the entire accounting profession rests. The knowledge of language is also considered essential in the field of auditing, as auditor work shall be required to communicate both in writing as orally डे टू डे वर्क। ठीक है जी, एक बार ऊपर से इनको देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ ऑडिटिंग एंड लॉ की बात। ऑडिटिंग एंड लॉ, द रिलेशनशिप एंड ऑडिटिंग एंड लॉ इज वेरी क्लोज वन। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट वेदर और नॉट दीज हैव बीन प्रॉपर्ली एंटर्ड इनटू और नॉट। कि भैया ट्रांजेक्शन को तो चेक करता ही करता है, वो कह रहा है इसी के साथ साथ जो भी बिजनेस के ऊपर लॉज रख रहे हैं उनकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी हो जाता है। ही शुड बी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब कंपनी की बात करें तो सर कंपनीज एक्ट के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो नॉलेज ऑफ टैक्सेशन लॉ, टैक्स लॉ भी, इनकम टैक्स एक्ट की भी नॉलेज होनी जरूरी है। इज ऑल्सो इनएविटेबल एज एंटिटीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन इनटू अकाउंट द वेरियस प्रोविजन अफेक्टेड बाय द टैक्स लॉज। भाई जीएसटी लग रहा है एंटिटी के ऊपर, तो सर जीएसटी लॉ की भी नॉलेज होगी। इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ एक्सपेंस को डिसअलाउ करना है तो सर इनकम टैक्स एक्ट की भी नॉलेज होनी जरूरी है। इन एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, एन ऑडिटर ऑट टू हैव गुड नॉलेज ऑफ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। As it is well known that accounting is concerned with the accumulation and presentation of data related to economic activity, though the concept of income as put forward by the economics is different as compared to the accountant concept of income, is there is a lot of similar ground on which the accounting has flourished. From the auditing point of view, yahan se padho, from the auditing point of view, auditor is more concerned
विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स रादर देन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि सर माइक्रो और मैक्रो समझते हो ना, माइक्रो होता है हर एक एरिया के बारे में जानना और मैक्रो होता है ओवरऑल एंटिटी के बारे में जानना। तो सर मैक्रो इन्वायरमेंट से ज्यादा माइक्रो इन्वायरमेंट की जरूरत होती है ऑडिटर को। द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुड इंक्लूड नेचर ऑफ इकोनॉमिक फोर्स, दैट द फर्म, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस, प्रोडक्टिविटी, role of government and government regulations. Auditor is expected to be familiar of the overall economic environment in which his client is operating. ठीक है जी। फिर आता है ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। करो रीड। द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ वेरियस असर्शंस बोथ इन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। देखो जी, वो कह रहा है कि असर्शंस के बारे में, असर्शंस को क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, विद अ व्यू टू प्रूव द वेरिसिटी ऑफ सच असर्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय द ऑडिटर ऑन द सेम। Thus it is quite logical and natural that the function of audit can be performed if and only if the person also possesses the good knowledge about the field in respect of which he is conducting such a review। ठीक है, ये तो वही पॉइंट कह रहे हैं कि सर assertions होती है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देती है तो assertion आ जाती है, तो assertions चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की है या नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, उसकी वेरिसिटी को प्रूव करता है और उसके ऊपर ओपिनियन देना है। ठीक है जी, अब आइए, वो कह रहा है द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। क्योंकि सर जो ऑडिटर होता है, बेसिकली जो फाइनेंशियल ऑडिटर होता है, फाइनेंशियल ऑडिटर कौन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स का ऑडिट कर रहा है, तो सर उसको क्या करना होता है, उसको कई बार क्या करना होता है सर, उसको मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों से इंटरेक्ट करके चलना पड़ता है। एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ऑडिटर कुछ होते हैं इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट ऑडिटर, जो कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करते, तो उनको फिगर्स पे रिलाय नहीं करना, उनको क्या करना है सर, उनको तो मैनेजमेंट की पॉलिसीज देखनी है कि ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो सर ये तो नेचुरल सी बात आ गई है कि ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करना ऑडिटर का सबसे मेजर फंक्शन हो जाएगा। तो वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट इन डिजाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द पर्सनल, कि भाई पर्सन डिजाइन करेगा आईसीएस को। हाउसएवर इफ अ साउंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड, it cannot work until and unless the people who are working in the organization are competent and honest. The knowledge of human behavior is indeed very essential for an auditor to effectively discharge his duty। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, वो कह रहे जितना बढ़िया से बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना लो, लेकिन अगर पर्सन्स ही, उसको फॉलो करने वाले लोग ही कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो सर सारा का सारा सिस्टम क्या है, वेस्ट है। तो इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सर सारी अकाउंटिंग, सारा काम ह्यूमन की इंटरेक्शन में हो रहा है। अभी वो टाइम इंडिया में नहीं आया जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी, सारा का सारा अपने आप ही, कहते हैं ना कि वर्चुअल ऑफिस से काम होगा, वो अभी कंप्लीटली टाइम नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आने लग जाएगा वो चीज भी। ठीक है जी, उसके बाद ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की सर ऑडिटिंग का जो एरिया है वो मैथ्स और स्टैट्स से कैसे रिलेटेड है। विद द पासेज ऑफ टाइम टेस्ट चेक प्रोसीजर्स इन ऑडिटिंग हैव बिकम पार्ट ऑफ द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर। टेस्ट चेक मतलब सर सैंपल बेसिस पे चेक करना, 100% चेकिंग आज के टाइम में कोई भी नहीं करता सर, सैंपल बेसिस पे चेक होता है, क्योंकि किसी भी ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता। विद द इमर्जेंस ऑफ टेस्ट चेक procedure, discipline of statistics have come quite close to the auditing, as the auditor is also expected to have knowledge of the statistical sampling so as to arrive at the meaningful conclusion. The knowledge of mathematics की knowledge भी जरूरी है, क्योंकि सर इन्वेंटरीज वगैरह को वैल्यू करना होता है तो वहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं। The use of data analytics is advancing rapidly in auditing, where many organizations are using continuous auditing and continuous monitoring of data to identify risk as a part of their system of internal control। देखो जी, आज के टाइम में डेटा एनालिटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता जा रहा है, ये बहुत कॉमन एरिया बनता जा रहा है।
सर डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा तैयार हो रहा है उसको एनालाइज करना, कि कई बार क्या होता है सर डेटा ही इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि सर इजीली फ्रॉड्स और एरर्स कमिट हो जाते हैं, तो वहां पर सर डेटा एनालिटिक्स को बिठाया जाता है कि सर कोई भी रिस्क है, कोई भी गड़बड़ी है तो उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस क्या रहता है सर, कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग किस तरीके से, वो कह रहा है टुडे ऑर्गेनाइजेशन आर विटनेसिंग रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट्स। Many organizations are carrying out their financial accounting activities with the help of computers, which can document, record, collate, allocate, and value the accounting data and information in a large quantity at high speed. भाई कंप्यूटर्स के आने की वजह से क्या हुआ सर, कई घंटों का काम कुछ सेकंडों में होने लग गया। The dependence on the accuracy of the programmed instructions given today, the computer is able to carry out each of these activities with complete accuracy. With such a phenomenal growth in the field of the computer science, the auditor should have a good knowledge of the components, general capability of the system, and related terms. In fact, computerized information system auditing in itself is developing as a discipline in itself. देखो जी इसके तो अलग से ही कोर्स होने लग गए आजकल, CIS ऑडिट, CIS ऑडिट, सीसा, DIS ऑडिट, डीसा, ये सब अलग से सर पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होते हैं। वंस यू क्वालिफाई चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके बाद आप CIS ऑडिट, CIS का कोर्स, सीसा का कोर्स कर सकते हो, डीसा, CIS, सीसा होता है सर सर्टिफिकेट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डीसा होता है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। तो ये काफी फेमस कोर्स होते जा रहे हैं आजकल। उसके बाद ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर किस तरीके से ऑडिटिंग का जो एरिया है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वो कह रहा है ऑडिटिंग इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड विद अदर फंक्शनल फील्ड्स ऑफ द बिजनेस सच एज फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल एंड अदर जनरल एरियाज ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजमेंट। विद द ओवरगोइंग फील्ड इन द ऑडिटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर occupies a dominant place in our system. While in general terms, the auditor is expected to have knowledge about various financial techniques such as working capital management, fund flows, ratio analysis, capital budgeting, etc. The auditor is also expected to have fair knowledge of the institution that comprise the marketplace. The knowledge of various institutional and government activities that influence the operation of the financial market are also required to be understood by the auditor. सर यहां पर आ जाएगा सेबी का एग्जांपल, जैसे सेबी एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अपना शेयर निकालती है फाइनेंस रेस करने के लिए, पैसा रेस करने के लिए, पैसा उठाने के लिए, तो सर साथ साथ ऑडिटर कंपनी को सेबी रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करके चलना पड़ता है, तो ऑडिटर को इन चीजों की भी जानकारी होनी जरूरी है। और लास्ट इज ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, कि भैया प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस के समय ही ये पता लगेगा कि कॉस्ट किस, भाई कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, कोई बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कोई जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनको बेचा जा रहा है, किस तरीके से बेचा जा रहा है, उन पे कितनी कॉस्ट एलोकेट की जा रही है, उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया आप लोग पढ़ लोगे। क्लियर? अब आओ जी नेक्स्ट एरिया पे, दैट इज योर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड मतलब जो हमने देखे थे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जी मैं बात कर रहा हूं, किस तरीके से सर हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड बना। अच्छा एरिया है, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एग्जाम में पूछे ना पूछे मुझे नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्टिल ये नॉलेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए आपको कि सर कैसे बना, जैसे आपको ये पता है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बने थे, वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे बने थे, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट की बात है। पढ़ो, वो कह रहा है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहा है इन 1977 द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC जिसे हम बोलते हैं, वॉज सेटअप विद अ व्यू टू ब्रिंग
हार्मोनी इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी ऑन इंटरनेशनल स्केल। ठीक है जी, वो कह रहा है 1977 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था आईफैक। और आईफैक क्यों बनाई गई थी? ताकि सर इंटरनेशनली अकाउंटिंग ठीक तरीके से हो पाए, अकाउंटिंग में हार्मोनाइजेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आईफैक के मेंबर्स बने हुए हैं। इसमें हमारा इंस्टीट्यूट भी है। फिर वो कहता है इन परसुइंग दिस मिशन आईफैक बोर्ड हैज एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB। आईफैक ने क्या करा सर? IAASB बनाया। जैसे आईफैक ने एक बना रखा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, और एक बना रखा है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB। IASB का जो मेंबर है ICAI, इसका भी मेंबर है, और ICAI इस बोर्ड का भी मेंबर है। ठीक है जी, पढ़ो आगे। हाँ जी, आईफैक ने क्या बनाया सर? एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB टू डेवलप एंड इशू इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड अंडर इट्स ओन अथॉरिटी हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर यूज अराउंड द वर्ल्ड। भाई किस पर्पस के लिए बनाया था? कि पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी अथॉरिटी से एक अच्छे क्वालिटी के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। ओके, फिर वो कहता है द आईफैक बोर्ड हैज डिटरमाइंड दैट डेजिग्नेशन ऑफ IAASB एज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी अंडर इट्स ओन अथॉरिटी विद इन द स्टेटेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस बेस्ट सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट इन अचीविंग द एस्पेक्ट ऑफ दिस मिशन। भाई आईफैक को लगा सर IAASB अपना काम ठीक तरीके से करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेगी, और पूरे देश में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो इस तरीके से चलाकर लाएगी। आगे देखो, द IASB फंक्शंस एज इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ आईफैक। ठीक है, वो कह रहा है आईफैक के कह सकते हैं आईफैक के मार्गदर्शन, बोलते हैं ना मार्गदर्शन में, या आईफैक की गाइडेंस के अंडर IAASB एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बन गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAASB इज टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेटिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड बाय फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in global auditing and assurance profession। ठीक है जी, वो कह रहे हैं फिर आईफैक का IASB का ऑब्जेक्टिव क्या था? IASB का ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स लेके आए, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और सर नेशनल, हर कंट्री के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज किया जा सके, कन्वर्जेंस होनी चाहिए सब में, एक अच्छी एक क्वालिटी ऑडिटिंग प्रैक्टिस देनी चाहिए, और एक ऑडिटिंग को ग्लोबलाइज्ड प्रोफेशन बना दिया ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है देखो, आजकल लोग ऑडिट पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्यों? क्योंकि IAASB ने ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों के दिमाग में, माइंड में दिलवा दिया। फिर वो कहता है कि द IAASB अचीव्स दिस ऑब्जेक्टिव। कैसे उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव करे? इस्टेब्लिशिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट। कई सारे स्टैंडर्ड्स लेके आए वो, कई सारी उन्होंने गाइडेंस इशू करी, दैट आर जनरली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंकिंग रेगुलेटर्स, सिक्योरिटी रेगुलेटर एंड अदर की स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। वो कई सारे स्टैंडर्ड्स लेके आए, हाई क्वालिटी के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आए, वो कई सारे गाइडलाइंस लेके आए फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, जिनको इन्वेस्टर्स ने, ऑडिटर्स ने, गवर्नमेंट ने, बैंकिंग कंपनीज ने, सिक्योरिटी रेगुलेटर्स ने और अदर स्टेक होल्डर्स ने इजीली क्या कर लिया सर? एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विस ऑन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर। कई सारे एश्योरेंस एरियाज थे, कई सारी एश्योरेंस सर्विसेज थी, चाहे वो फाइनेंशियल एश्योरेंस हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल एश्योरेंस हो, उनके ऊपर भी वो कई सारे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेके आए, एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स लेके आए। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज। भाई एक तो होगी ऑडिटिंग सर्विसेज, एक होगी एश्योरेंस सर्विसेज, और एक होगी अदर रिलेटेड सर्विस जो इन दोनों से कनेक्टेड है, उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले। एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल,
कवरिंग द स्कोप ऑफ सर्विस एड्रेस बाय IASB। सर क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी ये स्टैंडर्ड्स निकाले कि किस तरीके से ऑडिटर अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चल सकता है, उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड्स निकाले। एंड पब्लिशिंग अदर प्रोनाउंसमेंट्स ऑन ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस मैटर्स, thereby advancing public understanding of the roles and responsibility of professional auditor and insurance service provider। ठीक है, और भी कई सारी छोटी छोटी उन्होंने प्रोनाउंसमेंट निकाली ऑन ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस मेथड, और भी कोई प्रोफेशनल ऑडिटर्स के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उन्होंने क्या करा, प्रोनाउंसमेंट निकाली। तो यानी कि देखा जाए तो स्टैंडर्ड्स किन किन के ऊपर निकले हैं, स्टैंडर्ड्स निकले हैं सर ऑडिटिंग सर्विस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के ऊपर, एश्योरेंस सर्विसेज के ऊपर, अदर रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, और अलग से और भी प्रोनाउंसमेंट हमारे सामने है। अब ये पैराग्राफ पढ़ो, दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। एक तो ऊपर वो इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने किस तरीके से अचीव करे, और ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके आईसीएआई की बात आएगी, देखो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB, वो कह रहे द IFAC बोर्ड हैज एस्टैब्लिश्ड द IAASB टू डेवलप एन इशू in the public interest and under its own authority high quality auditing standards for use around the world. The IASB function as independent standard setting body under the auspices of IFAC। auspices के लिए वर्ड यूज कर लो गाइडेंस ऑफ IFAC। अब बात आती है सर हमारे ICAI का बोर्ड है क्या, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। वो कह रहा है ICAI इज अ मेंबर ऑफ IFAC, IFAC का मेंबर है, and is committed to work towards the implementation of guidelines issued by IFAC. ICAI constitutes AASB, earlier Auditing Practices Committee, पहले इसका नाम क्या था, Auditing Practices Committee, अब क्या नाम है इस समय, Auditing and Assurance Standard Board, to review the existing auditing practices in India and to develop engagement and quality control standards so that these may be issued by the Council of Institute। ठीक है जी, वो कह रहा है ICAI का एक बोर्ड है AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। वो कह रहा है AASB जो ICAI क्या है सर, ICAI IFAC का मेंबर है और ICAI का बोर्ड है AASB। AASB का काम क्या है, वो AASB का काम है कि जितने भी IFAC ने गाइडलाइंस निकाली है उनको फॉलो किया जा रहा है, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है क्या वो स्टैंडर्ड्स की जो प्रैक्टिसेस है वो इंडिया में ठीक तरीके से फॉलो हो पा रही है या नहीं हो पा रही। उसके बाद एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बनाना कि भाई इंडिया में ऑडिटर अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करके चलेगा, उनके ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाना, उनके ऊपर गाइडलाइंस बनाना किसका काम है जी, AASB का काम। आगे बढ़ो, फिर वो कहते हैं रोल ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, रोल ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड पढ़ लो एक बार, रीड कर लो। वो कह रहा था ICAI is a member of IFAC and is committed to work towards the implementation of guideline issued by the IFAC. The ICAI constituting auditing practices committee in 1982, अब तो इसका नाम चेंज हो गया, पहले ये थी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, अब इसका नाम क्या हो गया, AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। The main function of APC is to review the existing auditing practices in India and to develop statement of standards on auditing practices। अब इसका नाम क्या है, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब नाम चेंज हो गया, स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का एंगेजमेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। पढ़ो आगे, सो दैट दीज में बी इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग SAPs, मतलब क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। द बोर्ड गिव्स ड्यू कंसिडरेशन टू द इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस इशूड बाय द IAPC and then tries to integrate them to the extent possible in the light of the condition and practices prevailing in India। कि भाई जो बाहर वाली बॉडी ने, जो IAASB ने गाइडलाइंस बना रखी है उसको कितने हद तक इंडिया में फॉलो किया जा सकता है, ये चेक करने का काम किसका था, AASB का। While formulating the statement of standards auditing practices, the board takes into consideration the applicable laws of customs, usage and business environment in India। In July 2002, Auditing Practices Committee has been converted into Auditing and Assurance Standard Board। कब चेंज हुआ था ये, जुलाई 2002 में चेंज हो गया नाम इसका। By the Council of the Institute to be in line with the international trend। ठीक है, देखो बाहर क्या नाम चल रहा था, बाहर चल रहा था IASB, वो कह रहा है इसी तरीके से हम अपना भी नाम रख देते हैं AASB,
ज्यादा सही रहेगा। अ सिग्निफिकेंट स्टेप हैज बीन टेकन aimed at bringing in the desired transparency in the working of the auditing and assurance standard board through participation of representative of various segments of the society and interest group such as regulator, industry and academics. The nomenclature of SAPS has also been changed to auditing and assurance standards. उसके बाद ये फिर दोबारा नाम तो बार बार चेंज होते चले गए। A major development in the field of auditing has been issuance of the revised or redraft international standards on auditing pursuant to clarity of project of IASB. The objective of this project is to improve the clarity of international standards on auditing. ठीक है जी, वो कह रहा है कि फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई किसके अंदर, IASB ने। उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उन्होंने लेटेस्ट कंडीशन को देखते हुए अपने स्टैंडर्ड्स को फिर दोबारा से क्या करा, मॉडिफाई कर दिया। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, द IASB aims to set high quality international auditing and assurance standards that are understandable, clear, capable of consistent application, thereby serving to enhance the quality and uniformity of practice worldwide. The Auditing and Assurance Standard Board has also laid down the strategy to match IAASB Clarity Project. In year 2007, the board has issued several new standards pursuant to IAASB Clarity Project. उसके बाद renumbering and categorization of auditing and assurance standards in terms of the revised preface. ये आजकल चल रहा है, देखो ये वाला फेस आजकल चल रहा है, ये प्रोसेस, ये मतलब ये ongoing प्रोसेस है। The auditing and assurance standard are now named with the type of assurance service provided by the engagement, that is किस टाइप के स्टैंडर्ड्स है, देखो एक है हमारे पास एसएस का नाम क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये किस में अप्लाई होते हैं, अप्लाई इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लिख लो इसका नाम, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, एसएस का यूज करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एसआरईज। एसआरईज का है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट ये किस लिए यूज होते हैं, टू अप्लाई इन द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब सिर्फ रिव्यू करने के लिए, अगर आप रिव्यू कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, तो एसआरईज का यूज करोगे। एसएईज का फुल फॉर्म है, एसएईज के बारे में लिखो, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस engagement. Standards on assurance engagement. These apply in the assurance engagement dealing with the subject matter other than historical financial information. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा अगर आप किसी और फील्ड की एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, एक ऑडिटर क्या यूज करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएईज। और फिर आते हैं हमारे पास एसआरएस, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन related services. They apply to engagement to apply agreed upon procedures to the information and other related service engagement such as compilation engagement. जब आपको डेटा कंपाइल करना होता है, ऑडिटिंग करे, सिर्फ डेटा कंपाइलेशन वगैरह का काम करे तो आपको एसआरएस को फॉलो करना पड़ता है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पढ़ने हैं सर सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये जो तीनों चीजें हैं ये आप लोग सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। इंटर लेवल पे आपको सिर्फ एसेस पढ़ना है, वो भी सारे एसेस नहीं है, कुछ ही एसेस आपके कोर्स। देखो जी, अगर आप पूरा ये डायग्राम को देखो और क्लैरिटी मिलेगी। क्या कह रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स अंडर द न्यू प्रीफेस। देखो जी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। स्कोप क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अनाउंसमेंट इशूड बाय एएएसबी और फ्रेमवर्क फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ठीक है जी, क्या क्या इशू करा हुआ उन्होंने, एक इशू करे स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, कि एक ऑडिटर अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करता है, एसक्यूसी। ये 1 से लेकर 99 तक है, इसमें मेरे ख्याल से एक पढ़ना है आपको, बाकी नहीं पढ़ने। फिर है हमारे पास
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये देखो जी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये 100 से लेकर 999 तक होते हैं, 100 से लेकर 999 तक होते हैं, ये सीरीज में चलते हैं। जैसे ऐसे 100 से लेकर 199 तक इंट्रोडक्शन का है, नहीं पढ़ना आपको। फिर 200 से लेकर 299 तक हमारे पास जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर एक दो स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं आपको। रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द असेसमेंट 300 से 499 की स्थिति है, यहाँ पर भी 2-3 स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। ऑडिट एविडेंस 500 से 599, यहाँ पर कई सारे पढ़ने हैं आपको। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर 600 से 699, ये आपके कोर्स में नहीं है। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग 700 से 799, ये आपको पढ़ना है। और 800 से 899 स्पेशलाइज्ड एरिया, ये आपके कोर्स में नहीं है। ये किसकी बात है? ये बात है सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। उसके बाद क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE 2000 से लेकर 2699 तक। सर ये नंबर कैसे डिसाइड किए जाते हैं? ये सर अपने आप नंबर डिसाइड हुए हैं, इनका कोई एक लॉजिक नहीं है। फिर स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAEs 3000 से 3699 तक। फिर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज 4000 से शुरू हो गए 4699 तक। ये सब आप लोग CA फाइनल लेवल पे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ो, ठीक है जी, क्लियर। These standards will apply whenever an independent audit is carried out, that is, in the independent examination of the financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size, legal form, when such examination is conducted with a view to express opinion thereon. सर ये तो ऑडिट की डेफिनेशन आ गई, ये तो क्या आ गया? मीनिंग ऑफ ऑडिट आ गया। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कब अप्लाई होते हैं? व्हेन एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कैरिड ऑन, ठीक है जी। आगे वो कह रहा है व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर अटेस्ट फंक्शन। अब ऑडिटर जो होता है वो कई बार क्या होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कई बार क्या होता है सर, अटेस्टेशन के भी फंक्शन करता है, सर्टिफिकेट बना देना, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर देना, इस टाइप के भी काम करता है। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट टू एंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड in the audit of the financial information covered by their audit reports. If for any reason a member has not been able to perform an audit in accordance with these standards, his report should draw the attention to the material departure therefrom. Auditor is expected to follow standards in audit commencing on or after the date specified in the statement. Remember all standards. कहने का मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है जब भी ऑडिटर अटेस्ट फंक्शन करता है तो अटेस्टेशन फंक्शन के टाइम पर भी ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो ये एंश्योर कर ले कि वेदर ऑल द स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट। और अगर किसी रीजन की वजह से कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो पा रहा तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा दैट व्हाई देयर इज मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। मटेरियल डिपार्चर का मतलब क्या हुआ? नॉट फॉलोड, कि फॉलो क्यों नहीं हो पाए, वाई नॉट फॉलो, ठीक है जी। द ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ठीक है जी। आगे देखो, रिमेंबर ऑल स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फ्रॉम द डेट मेंशन हियरिन। इट इज द ऑब्लिगेटरी अपॉन मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट टू एडहेयर टू दीज व्हेनेवर एन ऑडिट इज कैरी आउट। देखो क्या होता है कि कोई भी स्टैंडर्ड में कोई चॉइस नहीं होती, जैसे स्टैंडर्ड इशू हो जाता है तो उस पर डेट लिखी होती है कि इस डेट से ये इफेक्टिव है और वो मैंडेटरी हो जाता है हर ऑडिटर के लिए। अच्छा, स्टैंडर्ड्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं? सर स्टैंडर्ड्स ऑडिटर के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि ऑडिटर ऑडिट को क्वालिटी तरीके से, अच्छे तरीके से कैरी आउट कर पाए। तो हर एक स्टैंडर्ड ऑडिटर के लिए क्या होता है? मैंडेटरी होता है, ठीक है जी। All the relevant standards which are important from the student point of view have been covered as an integral part of the text, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है उन्होंने इस कोर्स में कवर कर ली है। कंप्लायंस विद द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स के साथ साथ कई सारे डॉक्यूमेंट भी इशू करता है। जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है बड़ा फेमस, गाइडेंस नोट एंड द स्टेटमेंट्स ऑन नंबर ऑफ मैटर। कई सारे मैटर्स के ऊपर गाइडेंस नोट या स्टेटमेंट इशू होता है। सर गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गाइडेंस नोट इसलिए इशू करे जाते हैं जहां पर जिन एरियाज में कंफ्यूजन होती है वहां पर गाइडेंस नोट इशू करते हैं। जैसे नया नया जीएसटी आया था, मेरे को याद है नया नया जीएसटी आया था तो उसमें जीएसटी ऑडिट का प्रोविजन था। अब किसी भी ऑडिटर ने आज से पहले जीएसटी ऑडिट नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ही सबको करना था, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से एक गाइडेंस नोट इशू किया ऑन जीएसटी ऑडिट।
वहां पर मेंबर्स को यह पता लग गया कि सर जीएसटी ऑडिट किस तरीके से कैरी आउट करना है, क्या क्या वहां पर लूप होल्स है जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। Accordingly, while discharging the attestation function, it will be the duty of the member of the institute to examine whether the statements relating to the accounting matters are complied with in the presentation of the financial statement covered by their audit. In event of any deviation from the statements, it will be their duty to make adequate disclosure in their audit report so that the user of the financial statement may aware of such deviations. ठीक है जी। To ensure that the statement relating to audit matters are followed in the audit of the financial information covered by their audit reports. If for any reason a member has not been able to perform audit in accordance with such statements, such statements मतलब है यहाँ पर standards, जो statements हो रहे हैं वो standards की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग के जो हो गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे वो ऑडिटिंग के लिए क्या कह रहा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर देयरफ्रॉम। ठीक है, ये वाले पॉइंट तो हम देख चुके। आगे पढ़ो गाइडेंस नोट के बारे में। सर गाइडेंस नोट क्या होता है? वो कहता है गाइडेंस नोट आर प्राइमरीली डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द मेंबर्स ऑन द मैटर्स which may arise in the course of their professional work, on which they may rely in the course of their professional work, on which they may desire assistance in resolving issues which may pose difficulties। भाई कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, उन सब इश्यूज को, उन सब डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या इशू करे जाते हैं, गाइडेंस नोट इशू करे जाते हैं, सो दैट कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रह जाए। गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। रिकमेंडेटरी मतलब नॉट कंपल्सरी। रिकमेंडेटरी मतलब होता है सर नॉट कंपल्सरी, मतलब गाइडेंस नोट को फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फॉलो करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। अ मेंबर शुड ऑर्डिनरली फॉलो द रिकमेंडेशन इन अ गाइडेंस नोट relating to auditing matter except whether he is satisfied that the circumstances of the case it may be not necessary to do so। देखो गाइडेंस नोट एक ऑडिटर को फॉलो कर लेना चाहिए, बट सिर्फ उसी एरिया में वो छोड़ सकता है जहां पर उसे लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन किसी तरीके की नहीं आ रही है, इजीली काम हो पा रहा है। देखो गाइडेंस नोट तभी इशू होगा जहां पर एरिया में कंफ्यूजन है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था जीएसटी ऑडिट का, तो जीएसटी ऑडिट में क्या हुआ था सर, गाइडेंस नोट इशू करा था इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि सर किसी को नहीं पता लग रहा था कि जीएसटी ऑडिट करना कैसे है, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू करी। अब हर एक मेंबर ने जीएसटी ऑडिट करते समय उन गाइडलाइंस को फॉलो किया। इवन मैंने भी जब अपने क्लाइंट्स का जीएसटी ऑडिट किया तो मैंने भी उन गाइडलाइंस को फॉलो किया, सो दैट हमें पता लग जाए कि सर जीएसटी ऑडिट करना क्या है, क्या क्या दिक्कतें फेस हो सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक ब्रॉड तरीके से एक ओवरऑल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। सिमिलरली व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज अटेस्ट फंक्शन अ मेंबर शुड एग्जामिन whether the recommendation in a guidance note relating to accounting have been followed or not. If the same have not been followed, the member should consider whether, keeping in view the circumstances of the case, the disclosure in his report is necessary। भाई अगर मेंबर को लगता है कि गाइडेंस नोट कुछ अकाउंटिंग के ऊपर गाइडेंस नोट आ रखा था, क्या उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो अगर मेंबर को लगता है कि भाई इसका डिस्क्लोजर देना नेसेसरी है तो वो डिस्क्लोजर दे देगा, अगर नहीं देना नेसेसरी लगता है उसे तो वो नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शनल चीज है। देयर आर हाउएवर अ फ्यू गाइडेंस नोट इन केस ऑफ काउंसिल हैज स्पेशली स्टेटेड। ठीक है, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, चलो जी। अब आता है टॉपिक हमारे पास क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है, ऐसे 220 एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड भी बाद में। पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ये एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आराम आराम से पढ़ना। वो कह रहे इट इज नॉट इनफ टू रियलाइज दैट व्हाट एन ऑडिटर शुड बी, he is concerned with the reporting on the financial matter of the business and other institution. Financial matter inherently are to be set with the problem of human fallibility. Errors and frauds are frequent.
द क्वालिटीज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्सी आर टैक्ट, ये क्वालिटीज ऑडिटर के, टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रीशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडनेस एंड रिलायबिलिटी। ये सब क्वालिटीज ऑडिटर के होनी चाहिए, टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रीशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस एंड रिलायबिलिटी। इन शॉर्ट all those personal qualities that go to make a good businessman contribute to making a good auditor। देखो ऐसा कहीं डिफाइंड नहीं है कि सर ऑडिटर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, एक जनरल सी बात करी जा रही है। क्या जनरल सी बात करी जा रही है? वो कह रहे हैं वो सब पर्सनल क्वालिटीज जो एक इंसान को गुड बिजनेसमैन बना दे, वो सारी की सारी क्वालिटीज एक गुड ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। इन एडिशन ही मस्ट हैव अ शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट। He must have highest degree of integrity backed by adequate independence। वो कह रहा है उसके अंदर एक हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, सच्चाई। इंडिपेंडेंस तो रहेगी रहेगी, इंडिपेंडेंस मतलब कोई रिलेशन नहीं है उसका, एंटरप्राइज से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सर जहां रिलेशन आ जाती है वहां पर क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने किसी खास दोस्त की कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, अपने किसी खास दोस्त की कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, तो सर वहां पर इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं वहां पर थोड़ा बायस्ड हो जाऊं, मैं वहां पर कमियां ना निकाल पाऊं। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि ऑडिटर के अंदर एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी तो होनी चाहिए और साथ साथ एडिक्वेट इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। इन फैक्ट कोड ऑफ एथिक्स मेंशंस इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस एज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। आप लोग सीए फाइनल में जाकर पढ़ोगे प्रोफेशनल एथिक्स, वहां पर आप पढ़ोगे आईसीएआई ने कोड ऑफ एथिक्स इशू कर रखा है फॉर द मेंबर्स। तो वहां पर लिखा हुआ है कि सर कोड ऑफ एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं सर? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी सच्चाई, ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक फेयर ओपिनियन देना, और इंडिपेंडेंस मतलब एक अनबायस्ड होना, अनबायस्ड होके ओपिनियन देना। आगे, ही मस्ट हैव thorough knowledge of the general principle of law which govern the matter in which he is likely to intimate contact। ठीक है जी, मतलब जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है, मतलब जिस भी लीगल लॉ को वो चेक कर रहा है, तो उस लॉ की उसे बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब भाई कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपको कंपनीज एक्ट की तो नॉलेज होनी चाहिए ना। फिर द कंपनीज एक्ट नीड स्पेशल मेंशन बट मर्केंटाइल लॉ स्पेशली लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज नो लेस इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं देखो कंपनीज एक्ट की तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होना वो इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर वो बहुत पुराना एक्ट है, उसके बारे में नॉलेज होना ना होना, क्योंकि वो बिजनेस को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सर जैसे कंपनी लॉ हो गया, कोई सिक्योरिटीज के एक्ट हो गए, सेबी लॉ हो गया, और अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गया, इन सब एक्ट्स की, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, इन सब एक्ट की तो नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू रिपोर्ट। फिर वो कह रहे हैं नीडलेस टू से वेयर अंडरटेकिंग्स आर गवर्न्ड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट द नॉलेज विल बी इम्पेरेटिव। इन स्पेशल स्टैट्यूट मतलब अगर उनके पास कोई ऊपर कोई स्पेशल लॉ लग रहा है, जैसे बैंक्स के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर IRDA लगता है, तो सर उस स्पेसिफिक लॉ की भी नॉलेज होनी जरूरी है। इन एडिशन अ साउंड नॉलेज ऑफ द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ टैक्सेशन इज अनअवॉइडेबल। कि भैया अगर ऑडिटर ये प्ली ले ले कि मुझे लॉ नहीं आता और टैक्स नहीं आता और मैं एक अच्छा ऑडिटर बन जाऊंगा, सर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो वह कह रहा है कि एक लॉ की नॉलेज होना, टैक्स की नॉलेज होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ ऑडिटर। ठीक है जी, उसके बाद he must pursue an intensive program of theoretical education in the subject like financial and management accounting। भाई उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, जनरल मैनेजमेंट की, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज की, कंप्यूटर्स की, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, टैक्सेशन की, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। Both practical training and theoretical education are equally necessary for the development of the professional competence of an auditor undertaking any kind of audit assignment।
देखो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अभी इस स्टेज पे थ्योरेटिकल नॉलेज को ऑब्टेन कर रहे हो, लेकिन जब आप 3 साल की आर्टिकलशिप करोगे तो ये सारी की थ्योरेटिकल नॉलेज आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे, तो आप वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज को भी गेन करोगे और फिर फाइनल लेवल पे जाकर आप और एक्सपर्ट नॉलेज को गेन करोगे। समझ पा रहे हो? और फिर कहीं जाकर आप क्या करते हो, क्वालिफाई करते हो। होता क्या, देखो आपके सीए कोर्स में 3 लेवल बने हुए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल और बीच में एक आर्टिकलशिप आता है। फाउंडेशन लेवल पे आप क्या करते हो सर, एक डिटेल, एक बेसिक नॉलेज गैदर करते हो। इंटरमीडिएट लेवल पर जाकर आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को गैदर करते हो। आप लॉस को पढ़ते हो, आप नियम कानून को पढ़ते हो, वहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हो। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में 3 साल की आर्टिकलशिप में आप वो सारी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिनेरियो में अप्लाई करके देखते हो और उसके बाद कहीं जाकर सीए फाइनल लेवल पे आप एक्सपर्ट नॉलेज को गेन करते हो। देन आप एक परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलते हो, सो दैट आप इंडस्ट्री में काम करने लायक बन जाओ। तो वो कह रहे हैं ये एक क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है ऑडिटर की टू कंडक्ट द ऑडिट असाइनमेंट, कि भैया थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी या प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी भाई, सिंपल सी बात है, आप किसी क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हो, आपने जीएसटी का एरिया उठा लिया, लेकिन आपको खुद ये नहीं पता कि जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल होती है, जीएसटी में टैक्स की पेमेंट कैसे होती है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होती है, टैक्स ऑडिट कैसे होता है, इनकम टैक्स में टैक्स की पेमेंट कैसे होती है, टीडीएस के क्या प्रोविजन है, तो सर क्या ऑडिट करोगे, कुछ भी ऑडिट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद द ऑडिटर शुड बी इक्विप्ड not only with the sufficient knowledge of the way in which business generally is conducted, but also with the understanding of the special features peculiar to the particular business whose accounts are audited। देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग की तो बात कर ही रहा है, वो कह रहा है जनरल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की तो होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको बिजनेस की डीप में भी जाना पड़ता है, आपको बिजनेस की डीप में भी जाना पड़ता है, उस इंडस्ट्री की भी नॉलेज को गैदर करके चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो, तो सर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या पॉलिसी चल रही है वो आप गैदर करोगे। एलजी कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो, तो सर एलजी कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से बेस है, तो सर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस समय क्या चल रहा है। आप मारुति का ऑडिट करने जा रहे हो, तो सर ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय किस टाइप से चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीजें भी एक नॉलेज होनी आपको जरूरी होती है। द ऑडिटर हु होल्ड अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट must have basic human qualities apart from technical requirement of professional training and education। वो कह रहा है नॉलेज और एजुकेशन के साथ साथ उसके अंदर एक इंसानियत भी होनी चाहिए, एक बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑडिटर ही बदतमीज है, वो मैनेजमेंट से गंदी तरीके से बात करता है, वो मैनेजमेंट से अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करता है। सर इस टाइप की चीजें नहीं चलती। आप एक प्रोफेशनल हो तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। ठीक है जी। उसके बाद he is called upon constantly to critically review the financial statement, and it is obviously useless for him to attempt the task unless his own knowledge is that of an expert. An exhaustive knowledge of the accounting as well as its branches is sine qua non of practice of auditing। देखो जी, वो कह रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, क्रिटिकली रिव्यू करता है, अपने नॉलेज के बेसिस पे रिव्यू करेगा, और साथ साथ वो कह रहा है कि अगर उसको अकाउंटिंग की एग्जॉस्टिंग नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, हर एक ब्रांच की नॉलेज है, तो सर ऑब्वियसली ये मान लिया जाता है कि वो एक ऑडिट की प्रैक्टिस को अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा। He must know thoroughly all the accounting principle and technique। भी सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सारी अकाउंटिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सर मैनेजमेंट से थोड़ी ना पूछोगे कि अकाउंटिंग करिए कैसे करिए। मैनेजमेंट खुद ही ये सोचेगी सर आप ऑडिटर हो, मैंने अकाउंटिंग करी है, तो आप चेक करो ना कि ठीक करिए नहीं करी। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके बाद लॉर्ड जस्टिस लेंडले इन द कोर्स ऑफ जजमेंट इन फेमस लंडन एंड जनरल बैंक केस हैज सेकेंडली समड अप overall view that what an auditor should must regard the personal quality। He said, ये स्टेटमेंट है कि पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बना सकता है वो। He stated that an auditor must be honest, that is he must not certify what he does not believe to be true,
एंड मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल बिफोर ही बिलीव्स व्हाट ही सर्टिफाइज इज ट्रू। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, बट ही मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल बिफोर ही बिलीव्स व्हाट ही सर्टिफाइज इज ट्रू। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए। ही मस्ट नॉट सर्टिफाई what he does not believe is true। भाई अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई चीज ठीक नहीं है तो ऑडिटर को उसे सर्टिफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन he must take reasonable care while certifying anything which he believes is to be true। क्या कह रहा है पॉइंट? वो कह रहा है ऑडिटर को ऑनेस्ट होना चाहिए पहली चीज तो, और वो कह रहा है कि ऑडिटर को कभी भी कोई ऐसी चीज सर्टिफाई नहीं करनी चाहिए जो उसे लगता है कि ट्रू नहीं है, लेकिन ऑडिटर को जब भी वो कुछ सर्टिफाई कर रहा है तो उसको एक रीजनेबल केयर, एक रीजनेबल स्किल रखनी चाहिए अगर वो किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रू बता रहे हैं ना, तो ट्रू बताने के लिए आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, आपके पास आपकी एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपने बोल दिया कि ये ट्रू है, नहीं सर। आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, एक होता है पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू में यही चीज होती है, ऑडिटर का भी ऑडिट होता है, ऑडिट फर्म्स के भी ऑडिट होते हैं, वहां पर बहुत सारी कमियां पकड़ी जाती है साहब। कई बार क्या होता है सर, ऑडिटर ट्रू बोल तो आया, सर्टिफाई कर तो आया, लेकिन बाद में पता लगता है वो ठीक थी ही नहीं चीज। तो वो यही कह रहा है कि ऑडिटर को देखो, जो ट्रू नहीं है उसको तो सर्टिफाई मत करो, लेकिन जिस चीज को आप, जो चीज आप ट्रू मानकर सर्टिफाई कर रहे हो उसके लिए भी आप एक रीजनेबल केयर और रीजनेबल स्किल जरूर रखो। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। चलो, तो ये था हमारा टॉपिक क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अब हम इससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा मैं। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि एक फर्म के अंदर, एक ऑडिट फर्म के अंदर क्वालिटी मेंटेन करने का, एक ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करने का क्या सिस्टम है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या क्या चीजें करी। हाँ जी, तो स्टार्टिंग से चलते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स देखे? हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है नेचर। अब हर क्लास में हम इसी तरीके से करेंगे, टॉपिक्स रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स देखे? सबसे पहले हमने क्या देखा? मीनिंग ऑफ ऑडिट, ये ऑडिट क्या है। फिर हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि एक क्वेश्चन देखा था। क्या क्वेश्चन देखा था बताओ जी? क्वेश्चन देखा था हाउ वुड, मतलब हाउ ऑडिटर अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। ठीक है जी, ये देखा था। उसके बाद हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट देखा। फिर हमने स्कोप ऑफ ऑडिट देखा। फिर हमने एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट देखा। अच्छा, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट देख लिया। टाइप्स के बाद हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। फिर हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस
इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। उसके बाद हमने आज क्या देखा, फिर हमने आज देखा रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद वेरियस स्टैंडर्ड्स, विद वेरियस डिसिप्लिन्स, ये देख लिया। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, एक बार बताना सर। एक बॉडी है आउटसाइड इंडिया, आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसका एक बोर्ड है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। उसने हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं जो कि गवर्न करते हैं पूरी कंट्री में पब्लिक इंटरेस्ट में ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस को। जो ICAI है, ICAI आईफैक का मेंबर है, तो ICAI ने AASB बना दिया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंडिया में इशू करता है। तो इसको हमने रीड किया। यहीं पर हमने गाइडेंस नोट के बारे में जाना, स्टैंडर्ड्स के बारे में जाना, कितने तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब चीजों के बारे में जान लिया। और लास्ट जो हमने देखा आज, वो देखा इसके बाद क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। और यहां पर हमने एक स्टेटमेंट देखी कि दैट ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, और ऑडिटर मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू एंड मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल टू सर्टिफाई व्हाट ही बिलीव्स टू बी ट्रू। पॉइंट अच्छा है, ठीक है। और बस ठीक है, ये देखा। फिर एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक ऐसे याद रखना है हमें, अभी तक ऐसे हमने 200 देखा हुआ है। ऐसे 200 का नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लियर है पॉइंट? चलो फिर तो आज की क्लास को, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये सब रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, पुराने रिवाइज करते रहना और पढ़ते चले जाना, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।